हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज भाग 1 के पाठ 12 कैदी और कोकिला के प्रश्न 8 तक चर्चा की थी हमने प्रश्नोत्तरों पर। इससे आगे अब हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ये पंक्तियां हैं, वहां से है कि देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। तो यह हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कवि था उनका मानना था कि हथकड़ियां तो चोर डाकू लुटेरों को, यानी कि इस प्रकार के अपराध करने वाले, चोरी डकैती अपराध करने वालों को, अपराधियों को पहनाई जाती है। लेकिन हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए एक पुण्य का कार्य किया है, इसलिए ये हमारी हथकड़ियां नहीं, ये गहना है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करने वाले का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करने वाले का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। कवि का मानना है कि हथकड़ियां चोरी डकैती लूट मार आदि कार्य करने वाले, हथकड़ियां चोरी डकैती लूट मार आदि अपराध करने वाले अपराधियों को पहनाई जाती है। और कवि ने तो, यानी कि उसने तो, स्वयं कवि ने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उसने तो भारत माँ को आजाद कराने के प्रयास का पुण्य कार्य किया है। बल्कि उसने तो भारत माँ को आजाद कराने के प्रयास का पुण्य कार्य किया है। यानी कि अर्थात कवि ने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की है। अर्थात कवि ने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की है। इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। कि कवि, फिर से देखें तो गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करने वाले का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। कवि का मानना है कि हथकड़ियां तो चोरी डकैती लूटपाट आदि आपराधिक कार्य या अपराध करने वाले अपराधियों को पहनाई जाती है। कवि ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। उसने तो भारत माँ को आजाद कराने के प्रयास का पुण्य कार्य किया है। उसने किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ियां नहीं पहनी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की है।
इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। अगला प्रश्न है, काली तू डॉट डॉट ए आली, यानी कि काली तू, वो पूरी लाइन है, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, शासन की करनी भी काली, मेली काल, कोठरी भी काली, काली लहर कल्पना काली। इस प्रकार से बहुत लंबी लाइन है, तो लास्ट तक ए आली तक इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहां यमक अलंकार का उत्कर्ष है, यानी कि काली शब्द के अनेक बार प्रयोग हुआ है, अनेक ही अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो यमक अलंकार हो गया, जितनी बार शब्द का प्रयोग उतनी ही बार अलग अलग अर्थ। तो इनके विभिन्न अर्थ इस प्रकार से हैं। काली शब्द के विभिन्न अर्थ इस प्रकार से है। नंबर 1, इसको उससे पहले दोहरा देते हैं। इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहां यमक अलंकार का उत्कर्ष है, यानी कि उपस्थिति है, विद्यमान है। काली शब्द के विभिन्न अर्थ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, काले रंग के अर्थ में। काले रंग के अर्थ में काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। जब हम ये लिखेंगे काले रंग के अर्थ में, तो उसके उदाहरण के रूप में ये पंक्तियां लिखनी होंगी हमें, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला भी काली। नंबर 2, अन्याय के अर्थ में। अन्याय के अर्थ में शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। अन्याय के अर्थ में क्या होगा? शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। और नंबर 3, भयानक के अर्थ में। नंबर 3, भयानक के अर्थ में काली लहर कल्पना काली। इसका उदाहरण क्या होगा? काली लहर कल्पना काली। फिर से देखिए, इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहाँ यमक अलंकार का उत्कर्ष है। काली शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं। नंबर 1, काले रंग के अर्थ में। इसका उदाहरण होगा, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। नंबर 2, अन्याय के अर्थ में। शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। और नंबर 3, भयानक के अर्थ में काली लहर कल्पना काली। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, किसी दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। और दूसरा है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझको गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है तिस पर रणभेरी। तो पहली पंक्ति की विशेषताएं देखिए। काव्य विशेषताएं, किसी दावानल की ज्वालाएं हैं देखिए। इसकी विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1, आधुनिक काल की कविता, खड़ी बोली का प्रयोग। नंबर 1, आधुनिक काल की कविता। नंबर 2, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग। नंबर 3, तत्सम शब्दावली का प्रयोग।
छंद मुक्त रचना, तत्सम शब्दावली का प्रयोग और दावानल की ज्वालाएं में रूप का अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार। रूप का अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार हैं। दूसरा भाग है तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे है गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है तिस पर रणभेरी। इसकी जो है विशेषताएं देखिए, शुरू में तो वही हो जाएगी कि भाई आधुनिक काल की कविता, खड़ी बोली का प्रयोग, छंद मुक्त रचना, तत्सम शब्दावली का प्रयोग। अलंकार की बात करें तो इसके अंदर तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है और बजा रही है तिस पर रणभेरी। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है तिस पर रणभेरी। अब यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया है, क्योंकि कोयल रणभेरी बजा रही है, कोयल का मानवीकरण कर दिया गया है। रणभेरी युद्ध का वाद्य यंत्र, तो कोयल जो रणभेरी बजा रही है, इसलिए इसका मानवीकरण अलंकार हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ और एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भाषा अत्यंत सरल, प्रभावमयी, संगीतात्मक, तुकात्मक है। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि आधुनिक काल की कविता, खड़ी बोली का प्रयोग और आधुनिक काल की कविता, खड़ी बोली का प्रयोग, तत्सम शब्दावली का प्रयोग, छंद मुक्त रचना, तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार तथा बजा रही है तिस पर रणभेरी में मानवीकरण अलंकार। इस प्रकार से आज हमारे ये प्रश्नोत्तर पूरे हुए। आगे हम अगले लेक्चर में हम हो सकता है 99.99% हम, अगर किताब उपलब्ध होती है मेरे पास, तो गद्य भाग का पहला पाठ, दो बैलों की कथा, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें। एक बार अगर आपके पास पुस्तक है, मेरे हिसाब से आशा करता हूँ कि लगभग सभी के पास पुस्तक होगी, इधर उधर से एडजस्ट कर ली होगी साथियों से। तो इसके बाद प्रश्नोत्तरों को करने के बाद, ये गृह कार्य करने के बाद, एक बार आप दो बैलों की कथा पाठ को पढ़िए, थोड़ा समझिए, उन शब्दों को, उन पंक्तियों को अंडरलाइन कर लीजिए जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिसका भावार्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। जब हम पढ़ाएंगे तो उन पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान देना, ताकि आपका अर्थ समझ में आ जाए, उसका भावार्थ, उसका जो है एक तरह से भाव स्पष्ट हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप इस कार्य को जरूर करेंगे, दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे और पढ़ करके जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको नोट कर लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।